नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम 17वीं शताब्दी में कोटा राज्य के उत्थान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रश्न पत्र जो मध्यकालीन राजस्थान के कालक्रम को कवर करता है का यह एक अध्याय है। कोटा राज्य का पैतृक राज्य बूंदी था, जिसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। बूंदी का राज्य चौहानों की हाड़ा शाखा से संबद्ध राज्य था, जो हाड़ा राव अथवा हर राव के द्वारा स्थापित किया गया था। ये हाड़ा राव अथवा हर राव चौहानों की मूल शाखा, जो शाकंभरी अथवा सांभर से उद्भूत होती थी, संबंधित किए जा सकते हैं। अपने उदय और विस्तार के काल में चौहानों का प्रसारण होने के साथ ही उन्होंने बूंदी के क्षेत्र में भी, जो बाद में हड़ौती के नाम से प्रसिद्ध हुआ, राज्य की स्थापना की थी। इसी से आगे चलकर कोटा राज्य भी उत्पन्न हुआ, जिसका अध्ययन हमारे आज के व्याख्यान का विषय है। हर राज अथवा हाड़ा राव के द्वारा बूंदी राज्य स्थापित हुआ, जिसकी राजधानी बम्बावदा को बनाया गया था। कालांतर में देव सिंह हाड़ा ने मीणों के द्वारा शासित बूंदी को विजित किया 1241 ईस्वी में और इसे राजधानी बनाया। इस प्रकार 13वीं शताब्दी में बूंदी राजधानी के रूप में स्थानांतरित होकर बूंदी के राज्य का उद्भव हुआ। यहाँ पर शासन करने वाले आगामी शासकों जैतसी ने उस क्षेत्र को जीता जिसे हम आजकल कोटा के नाम से जानते हैं। 1264 ईस्वी में जैतसी के द्वारा कोटा को विजित किया गया और तब से कोटा का क्षेत्र एक जागीर के रूप में बूंदी के राजकुमारों के संरक्षण में शासित होता रहा। यह एक दो प्रकार की व्यवस्था थी। दो प्रकार की व्यवस्था इस अर्थ में कि एक तरह से यह बूंदी के अधीनस्थ था और दूसरे अर्थों में यह स्वायत्त भी था। कारण यह है कि कोटा के शासक यद्यपि बूंदी से संबद्ध होते थे, लेकिन उनमें हस्तक्षेप बूंदी के राज्य के द्वारा कदाचित नहीं किया जाता था। यह दो प्रकार की व्यवस्था आगे चलकर और अधिक स्पष्ट हुई, जबकि अकबर के काल में मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लेने के बाद बूंदी और कोटा के राज्य अलग अलग मुगल शासकों से अपने उत्तराधिकार के फरमान प्राप्त करते रहे अथवा अपने उत्तराधिकार के लिए मान्यता
प्राप्त करते रहे। आप जानते हैं कि बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा के समय में अकबर की अधीनता बूंदी के राज्य के द्वारा स्वीकार की गई, जिसकी विशिष्ट शर्तें थी। इसके बाद से बूंदी और कोटा दोनों अपने अपने उत्तराधिकार को मान्यता दिलाने के लिए अलग अलग मुगल शासकों से संपर्क कर अपने उत्तराधिकार को प्रमाणित कराते रहे। इसी व्यवस्था में कोटा राज्य की स्थापना छुपी हुई थी। हुआ ये कि अकबर के पश्चात जहांगीर मुगल बादशाह बने। जहांगीर के समय में शाहजादा खुर्रम ने विद्रोह किया, जो 1623-26 के समयावधि में हुआ था। इस समय कोटा के जागीरदार हृदय नारायण थे, जो कि बूंदी के शासक राव रतन के भाई थे, और कोटा को जागीर के रूप में उन्होंने अकबर से प्राप्त किया था। जब शाहजादा सलीम ने विद्रोह किया, सलीम के विद्रोह को दबाने के लिए कोटा के राव रतन को भी अभियान खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए लगाया गया, और उनके सहायतार्थ हृदय नारायण राव रतन के भाई और माधो सिंह राव रतन का बेटा भी शामिल थे। इस अभियान में हृदय नारायण ने खराब प्रदर्शन किया, वे युद्ध भूमि से पलायन कर गए, जबकि खुर्रम के खिलाफ लड़ी गई एक महत्वपूर्ण लड़ाई बुरहानपुर के घेरे में माधो सिंह ने अपने पिता के साथ शौर्यपूर्ण प्रदर्शन किया। हृदय नारायण और माधो सिंह के प्रदर्शनों का परिणाम यह हुआ कि हृदय नारायण को कोटा की जागीर से वंचित कर दिया गया और माधो सिंह को कोटा की जागीर प्रदान की गई। इस परिस्थिति का फायदा उठाकर राव रतन ने अपनी तरफ से भी माधो सिंह को कोटा का शासक नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन यह वैध तभी हो सकता था जबकि मुगल बादशाह उसके लिए फरमान जारी करे। मुगल बादशाह द्वारा फरमान प्राप्त करने के संबंध में बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि मुगल बादशाह जहांगीर का जीवित सबसे बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से शासक बना, विद्रोही हो गया था। अगर राव रतन और माधो सिंह जहांगीर के आदेशों का, जो कि खुर्रम के विद्रोह को दबाने के संबंध में थे, उचित पालन नहीं करते तो जहांगीर के हाथों उन्हें दंडित होना पड़ता। लेकिन अगर वे खुर्रम के साथ भी उचित व्यवहार नहीं करते तो जैसा कि बाद में हुआ, खुर्रम के बादशाह बन जाने के बाद उनके दंडित होने की प्रचुर संभावना होती। ऐसी परिस्थिति में राव रतन ने कूटनीति से काम लिया। माधो सिंह को, जिन्हें बुरहानपुर में खुर्रम को कैद करने के बाद माधो सिंह के नियंत्रण और निगरानी में छोड़ा गया था, राव रतन ने माधो सिंह को खुर्रम के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की सलाह दी। माधो सिंह के इस व्यवहार से खुर्रम प्रभावित हुआ और उसने माधो सिंह को उसके सद्व्यवहार का
उचित इनाम देने का वायदा किया और अपने वायदे को उन्होंने बादशाह बन जाने के बाद पूरा किया। जबकि 1631 ईस्वी में राव रतन की मृत्यु हुई, शाहजहां ने कोटा का फरमान माधो सिंह के नाम जारी कर दिया। इस प्रकार 1631 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कोटा की स्थापना हुई। इस प्रकार मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर से होते हुए एक पृथक जागीर के रूप में रहने वाला कोटा शाहजहां के समय में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जिसका प्रथम शासक बनने का सौभाग्य माधो सिंह को प्राप्त हुआ। जैसा कि हमने बताया, माधो सिंह राव रतन के दूसरे बेटे थे। जैसा कि परंपरा थी, राजपूत शासक मुगल मनसबदार के रूप में सैनिक सेवाएं देते थे। अपने पिता राव रतन और उससे भी पहले अपने दादा भोज के समय में माधो सिंह मुगल अभियानों में हिस्सा ले चुके थे, लेकिन उनका पहला महत्वपूर्ण प्रदर्शन अपने पिता के समय में जाहिर हुआ, जबकि 1614 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण भारत में किए जाने वाले मुगल अभियानों में भाग लिया। ये अभियान दक्षिण भारत की विजय के लिए मुगल बादशाह जहांगीर के समय में शाहजादा खुर्रम के नेतृत्व में किए गए थे। इस समय माधो सिंह की आयु 14 वर्ष की थी। क्योंकि ये अपने पिता के साथ अभियान कर रहे थे, इसलिए इन्हें जो मनसब प्राप्त हुआ वह 1000 के आसपास का माना जाता है अनुमानित तौर पर। बुरहानपुर के घेरे की हमने बात की, जिसमें माधो सिंह ने शौर्यपूर्ण प्रदर्शन किया था। उसके पुरस्कार स्वरूप उसका मनसब बढ़ाया गया। 2000 जात और 1000 सवार के मनसबदार जहांगीर के समय में वो बने। और जब इनका राज्यारोहण हुआ, तब शाहजहां ने इन्हें 2500 जात और 2000 सवार का मनसबदार बनाया। इस प्रकार 2500 के मनसबदार के रूप में माधो सिंह कोटा के शासक बने। आगे की कहानी माधो सिंह के अंतर्गत मुगल सानिध्य में कोटा राज्य के विस्तार की है। कितना व्यक्तिगत उत्थान माधो सिंह का हुआ, कितने महत्वपूर्ण मुगल मनसबदार वह बन सके, कौन कौन सी सेवाएं उन्होंने मुगल बादशाहों की और किस रूप में उन्होंने कोटा के राज्य को अपने अवसान के समय छोड़ा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें पाना है। जैसा कि 2500 के मनसबदार के रूप में वह शासक बने। 1631 में शाहजहां के शासनकाल का प्रारंभिक समय ही था। वह 1628 ईस्वी में मुगल बादशाह बने थे और 1658 ईस्वी तक मुगल बादशाह रहे। शाहजहां के
शासनकाल में उनके एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सरदार खाने जहां लोधी के द्वारा विद्रोह किया गया था 1628 से 31 के समयावधि में। इस विद्रोह को दबाने में माधो सिंह ने मुगल बादशाह की महत्वपूर्ण सेवा की। परिणाम स्वरूप पुनः उनके जात मनसब में 500 की वृद्धि की गई और वह 3000 जात और 2000 सवार के मनसबदार बने और उन्हें परगने भी इनाम में दिए गए। माधो सिंह का उत्थान अथवा कोटा राज्य के विस्तार की बात हम मुगल साम्राज्य के संदर्भ में ही कर सकते हैं, क्योंकि मुगल मनसबदार के रूप में ही राजपूत शासकों के प्रभाव और शक्ति में वृद्धि की कल्पना इस समय के काल में की जा सकती है, क्योंकि यह काल महान मुगलों का काल था और मुगल साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण भारत में होने जा रहा था और राजपूत शासक संधियों के माध्यम से मुगल आधिपत्य में आ चुके थे। इसलिए माधो सिंह का उत्थान अथवा कोटा राज्य के विस्तार को समझते समय हमें समानांतर रूप में मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण राजनीतिक और नीतिगत समस्याओं से अवगत होना होगा, अन्यथा किसी भी राजपूत शासक की उपलब्धियों को समझा नहीं जा सकेगा। माधो सिंह के संदर्भ में इस समय शाहजहां का शासनकाल था, क्योंकि शाहजहां के समय में किए जाने वाले महत्वपूर्ण राजनीतिक सैनिक गतिविधियों में कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां दक्षिण भारत से उत्तर पश्चिम सीमांत से और मध्य भारत से जुड़ी हुई थी। बुंदेलखंड में बुंदेला जागीरदारों के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था। ये विद्रोह बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में अधिक बढ़े और मुगल साम्राज्य के क्षीण होने के कारणों में इन विद्रोहों को एक कारण गिना जाता है। शाहजहां के समय में जुझार सिंह बुंदेला के पुत्र वीर सिंह बुंदेला के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए शाहजादे औरंगजेब को नियुक्त किया गया और माधो सिंह को उसके सहायतार्थ भेजा गया। यह विद्रोह 1635 ईस्वी तक दबा दिया गया। शाहजहां के समय में उत्तर पश्चिम सीमांत पर दो महत्वपूर्ण अभियान किए गए थे। एक अभियान कंधार को लेकर था और दूसरा मध्य एशिया में बल्ख और बदख्शां को लेकर था। कंधार का अभियान 1637 ईस्वी में माधो सिंह उसमें शामिल हुआ और 1641 ईस्वी तक बना रहा। बीच बीच में वह मुगल सम्राट शाहजहां से परामर्श लेने के लिए लाहौर आता रहता था और मुगल बादशाह के निर्देशों को कंधार के घेरे में कार्यान्वित करने के लिए कड़ी की भूमिका निभाता रहा था।
कालांतर में कंधार पर मुगल बादशाह का अधिकार हुआ। यद्यपि यह अधिकार स्थायी नहीं था। माधो सिंह को अपनी सेवाओं के फलस्वरूप पुरस्कार दिया गया। पुनः उसके मनसब में 500 जात और 500 सवार की वृद्धि की गई। कंधार का किला ईरान के बादशाहों और मुगल बादशाहों के मध्य विवाद अथवा अधिकार का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। जब मुगल बादशाह शक्तिशाली होते थे, कंधार के किले पर उनका अधिकार होता था। जब ईरान के बादशाह अधिकार कर पाते थे, कंधार को विजित कर लेते थे। कंधार और बल्ख और बदख्शां पर अधिकार करने की महत्वाकांक्षा को मुगल बादशाहों की अपने पैतृक राज्य से जुड़ने की महत्वाकांक्षा के रूप में देखा जाता है। कंधार का अभियान में माधो सिंह ने मुगल बादशाह की सेवाएं की। उसके पश्चात कांगड़ा, जो कि एक पहाड़ी राज्य था, को जीतने के लिए मुगल सम्राट ने अभियान भेजा, जो शाहजादे मुराद के अंतर्गत किया गया था। इस अभियान में माधो सिंह को भी एसोसिएट किया गया और पुनः पुरस्कार स्वरूप उसे 500 सवारों की वृद्धि देकर पुरस्कृत किया गया। सबसे महत्वपूर्ण अभियान जो शाहजहां के समय में हुआ, उत्तर पश्चिम सीमांत नीति के संदर्भ में, जबकि शाहजहां ने अग्रगामी नीति अपनाकर मध्य एशिया पर अधिकार करने की कोशिश की, वह बल्ख और बदख्शां का अभियान था। क्योंकि प्रथम मुगल सम्राट बाबर फरगना और समरकंद से निष्कासित किए गए थे, इसलिए शाहजहां ने उस महत्वाकांक्षा के बदौलत कि अपनी पैतृक भूमि पर उनका अधिकार हो, मध्य एशिया जिसमें बल्ख, बदख्शां, खुरासान आदि क्षेत्र आते थे, अभियान प्रारंभ किया। यह अभियान 1645 ईस्वी में शाहजादा मुराद के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था और जिन सैनिक टुकड़ियों को मिलाकर अग्रगामी दस्ता बनाया गया था, उनमें माधो सिंह और उनका सैन्य दल भी शामिल थे। मुराद इस पहाड़ी अभियान, जबकि सर्दी भी तुलनात्मक रूप से वहां पर अत्यधिक पड़ती थी मध्य एशिया के क्षेत्र में, इस अभियान की कठिनाइयों को झेल नहीं सका और वापस लौट आया। तदुपरांत औरंगजेब के नेतृत्व में यह अभियान किया गया था। मुगल सेना ने आगे बढ़ते हुए बल्ख पर अधिकार कर लिया और माधो सिंह को बल्ख का किलेदार बनाया गया। जब मुराद वापस लौट आया, माधो सिंह ने अत्यंत कठिनाइयों के उपरांत भी बल्ख पर नियंत्रण को हाथ से जाने नहीं दिया, बल्ख को अपने अधिकार में बनाए रखा। माधो सिंह की यह वीरता शाहजहां को अत्यधिक प्रभावित कर गई और उन्होंने, जबकि औरंगजेब ने इस अभियान के लिए प्रयाण किया, माधो सिंह के लिए एक सुसज्जित अश्व उसके साथ उपहार में देने के लिए भेजा। काफी समय तक चलते रहने के बाद, क्योंकि इस अभियान में
मुगल सेना को अधिक प्रगति हासिल नहीं हुई, इसलिए बल्ख के राज्य के साथ संधि कर ली गई और मुगल सेना वापस आई। माधो सिंह भी लौट आए और अपने राज्य को चले गए, जहां पर वह जनवरी 1648 ईस्वी में पहुंचे। इस प्रकार एक तरफ जहां मुगल बादशाह शाहजहां का मध्य एशिया का अभियान असफल हुआ, दूसरी तरफ माधो सिंह ने इस मध्य एशियाई अभियान में अपने सेनापतित्व की छाप छोड़ी। लेकिन इस अभियान की कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों के कारण उनका स्वास्थ्य कमज़ोर हो रहा था और कोटा पहुंचने के बाद वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहे और 1648 में ही उनकी मृत्यु हो गई, जबकि उनकी आयु 48 वर्ष की थी। इस प्रकार माधो सिंह ने अपने जीवन के 14वें वर्ष से अपने जीवन के अंतिम वर्ष तक मुगल सम्राट की सेवाएं की। एक सेनापति अथवा सैनिक के रूप में आपने देखा कि माधो सिंह ने मुगल बादशाह को प्रसन्न किया और उसके परिणाम स्वरूप पुरस्कार भी वह लगातार मुगल सम्राट से प्राप्त करते रहे। ये पुरस्कार मनसब के रूप में तो आपने साथ साथ देखे, क्षेत्रीय विस्तार के रूप में भी उन्हें पुरस्कार मिलते रहे। जब माधो सिंह शासक बने तब उनके राज्य के विस्तार को हम उस समय के राज्य विस्तार से कंपेयर करेंगे जबकि उनकी मृत्यु हुई। अलग अलग स्रोतों में माधो सिंह के शासक बनने के समय उनके परगनों की संख्या जो कोटा राज्य में थे 14 अथवा 9 अथवा 7 बताई जाती है। विभिन्न अभियानों में जैसे कि खाने जहां लोधी के विद्रोह को दबाने के बाद उन्हें पुरस्कार स्वरूप 5 परगने अथवा दूसरे स्रोत के अनुसार 17 परगने पुरस्कार में दिए गए। बल्ख बदख्शां अभियान के बाद उन्हें 12 और मऊ के परगने दिए गए। ये परगने बूंदी के शासक से लेकर दिए गए थे और मऊ का परगना निरंतर रूप से कोटा और बूंदी के राज्यों के मध्य विवाद का कारण बनता रहा, जबकि मुगल बादशाह अपनी प्रसन्नता के मुताबिक उसे कभी कोटा अथवा कभी बूंदी को प्रदान करते रहे। माधो सिंह की मृत्यु के समय उनके परगनों की कुल संख्या 43 थी। इससे कोटा राज्य के विस्तार का अनुमान लगाया जा सकता है। मुगल सम्राट के अंतर्गत राजपूताना के राज्यों को या तो अजमेर के सूबे के अंतर्गत लिया गया या उज्जैन के सूबे के अंतर्गत, और उन्हें अजमेर के सूबे के अंतर्गत रणथंबोर और गागरोन, अजमेर के सूबे के अंतर्गत रणथंबोर और उज्जैन के सूबे के अंतर्गत गागरोन सरकार के परगनों के रूप में इंगित किया जाता था। कोटा राज्य के जो 43 परगने थे उसमें से कुछ परगने रणथंबोर की सरकार से और दूसरे परगने गागरोन की सरकार से जुड़े हुए थे, क्योंकि राजपूत राज्य
मुगल सूबों के अंतर्गत परगनों की हैसियत में दिखाए जाते थे। इसलिए यहाँ के राजस्व में मुगल बादशाह का हिस्सा तय होता था, जिसे भुगतान करना राजपूत शासक का उत्तरदायित्व होता था। इस राजस्व के भुगतान के लिए मुगल बादशाह के द्वारा अपने अधिकारी नियुक्त किए जा सकते थे, जो राजपूत शासक द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों के साथ सामंजस्य में कार्य करते थे और मामलत अथवा खिराज तदनुसार अजमेर या उज्जैन के खजानों में जमा कराया जाता था। यह प्रशासन, राजस्व प्रशासन, चौधरी, कानूनगो, ठाकुर नामक 3 राजस्व अधिकारियों के अंतर्गत किया जाता था, जबकि चौधरी और कानूनगो, जो कि वंशानुगत अधिकारी होते थे, जिनका उत्तरदायित्व राजस्व का रिकॉर्ड रखना और उसे एकत्र करना था, ये मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त होते थे और खजाने में राजस्व की अदायगी के लिए उत्तरदायी भी होते थे। ठाकुर राजपूत शासक के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, जो कि कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार दीवानी पर मुगल बादशाह का और दीवानी पर मुगल बादशाह का नियंत्रण होता था और फौजदारी राजपूत शासक का उत्तरदायित्व समझा जाता था। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण परगनों कोटा, सुल्तानपुर, इटावा, लुहावद, मांगरोल, रामगढ़, बारा, आतो, शेरगढ़, घाटोली, गागरोन, खेराबाद, चेचट, मंडाना, नानता, जो कि आजकल के परिदृश्य में कोटा जिले के महत्वपूर्ण शहरी केंद्र हैं, ये परगने माधो सिंह के समय में ही कोटा राज्य के अधिकार में आ चुके थे, जो महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र थे और जिनका प्रशासन मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त चौधरी और कानूनगो तथा राजपूत राजा द्वारा नियुक्त ठाकुर जैसे अधिकारियों के अंतर्गत संचालित होता था। इस प्रकार मुगल सानिध्य में उत्पन्न हुए एक राजपूत राज्य का मुगल साम्राज्य के साथ हमने संबंध देखा और उसमें किस प्रकार से प्रशासन चलाया जाता था और प्रशासन में मुगल बादशाह का कितना हस्तक्षेप होता था, इसका अवलोकन हमने किया। यह तालमेल मुगल बादशाह और राजपूत राजा के मध्य सैनिक और प्रशासनिक स्तरों पर जितना अधिक अच्छा होता था, राजपूत राजा के मुगल मनसब, उसकी शक्ति, उसके प्रभाव, मुगल दरबार में उसकी भूमिका और राजपूत राजा के रूप में उसकी भूमिका तदनुरूप तय होती थी। माधो सिंह इस दृष्टिकोण से सफल साबित हुए। उनके सैनिक अभियानों को हमने देखा, जिसके फलस्वरूप उनके मनसब और उनके राज्य में निरंतर वृद्धि होती रही। माधो सिंह को दिए जाने वाले मनसबों के वर्णन में कुछ विरोधाभास हमें दिखाई देते हैं, जबकि उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मनसबों की क्रमिक वृद्धि में हमें विरोधाभास नजर आते हैं। लेकिन यह विरोधाभास अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अंतिम रूप से यह महत्वपूर्ण है कि माधो सिंह
किस श्रेणी के मनसबदार मुगल दरबार में थे? हमने देखा कि 1000 के मनसब से शुरू करने वाले माधो सिंह अपनी मृत्यु तक 5000 के मनसबदार बन चुके थे। यह मनसब में उनके क्रमिक और उत्तरोत्तर वृद्धि हुई थी। मुगल सैनिक अभियानों में भाग लेने के दौरान उनकी निभाई गई भूमिका के पुरस्कार स्वरूप वह 1000 से 5000 जात और 2500 सवार के मनसबदार की भूमिका तक पहुँचे। जब किसी मनसबदार के सवारों की संख्या उसके जात से आधी होती है तो वह द्वितीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता है। 5 और 2500 के मनसबदार के रूप में माधो सिंह मुगल दरबार के पंज हजारी श्रेणी में द्वितीय श्रेणी के मनसबदार थे। मुगल दरबार में 5000 का मनसब प्राप्त करना एक श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता था, जिसे प्राप्त करने में माधो सिंह सफल हुए थे। द्वितीय श्रेणी के मुगल मनसबदार के रूप में उनके कुछ उत्तरदायित्व मुगल दरबार के प्रति पशुओं की अदायगी के रूप में बनते थे और उन्हें कुछ मासिक अथवा सालाना वेतन मुगल दरबार से मिलता था। करीब 3 लाख रुपए प्रति वर्ष वह वेतन मुगल दरबार से प्राप्त करते थे। इस प्रकार अपने समग्र मूल्यांकन के नज़रिए से माधो सिंह मुगल मनसबदार के रूप में भी सफल हुए और राजपूत शासक के रूप में भी, क्योंकि न केवल मुगल दरबार में उनकी हैसियत प्रतिष्ठाजनक थी, बल्कि कोटा राज्य का अधिकतम महत्वपूर्ण विस्तार 43 परगनों, जिनमें कोटा राज्य के महत्वपूर्ण केंद्र शामिल थे, माधो सिंह के समय में ही उनके अधिकार में आ चुका था। उन्हें मुगल निशान और नक्कारा से सम्मानित किया गया था। नक्कारा और निशान की अनुमति मुगल बादशाह के द्वारा दी गई थी और राजा की उपाधि दी गई थी। वह दक्षिण भारत में, बुंदेलखंड में, कंधार में, बल्ख और बदख्शां में मुगल मनसबदार के रूप में लड़े और अपने समस्त काल में उन्हें मुगल बादशाह जहांगीर अथवा शाहजहां में से किसी के भी क्रोध का सामना नहीं करना पड़ा, वरन वे मुगल बादशाहों को प्रसन्न बनाए रखने में सफल हुए। इस प्रकार एक राजपूत शासक के रूप में माधो सिंह, एक मुगल मनसबदार के रूप में माधो सिंह, एक नव स्थापित राज्य के शासक के रूप में हम माधो सिंह को एक सफल शासक की श्रेणी में रख सकते हैं। धन्यवाद।